सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, या फिर आप इसको रिप्लेसमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको ये आइडिया हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि फाइनल एग्जाम में आप रिप्लेसमेंट थ्योरी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट थ्योरी के अंदर बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस करने हैं हमें। तो आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से एक मॉडल डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ऑपरेशन रिसर्च के बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जैसे गेम थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, क्यूम थ्योरी, या फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम, या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इन सब के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के थ्रू जाकर भी इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार ये रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम होता क्या है। अब देखो, नॉर्मल लाइफ में हम हमारे बिजनेस में बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। उन इक्विपमेंट्स का एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद हमें उसको रिप्लेस करना होता है, क्योंकि अगर उसके बाद भी हम उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो वो एफिशिएंटली हमें वो बेनिफिट्स नहीं दे पाएंगे जो हमें पहले मिल रहे थे। यानी इन शॉर्ट, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी कॉस्ट उसके बेनिफिट्स से ज्यादा हो जाएगी, और ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में कोई भी बिजनेस उस इक्विपमेंट को, उस फिक्स्ड एसेट को, उस मशीनरी को कंटिन्यूसली यूज नहीं करना चाहेगा। रिप्लेसमेंट के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मे बी रिप्लेसमेंट इसलिए की जा रही है क्योंकि एक न्यू बेटर इक्विपमेंट अवेलेबल है विद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें कम खर्चे पे ज्यादा बेनिफिट हमें मिल रहा है, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम आ रही है। ये भी हो सकता है रीजन कि ओवर द टाइम पीरियड हम उसको इतने लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं कि अब उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, और अगर हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा आने लग जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार परचेज करते हो तो बिगिनिंग में वो बहुत अच्छी माइलेज देती है, धीरे धीरे उसकी रिपेयरिंग, उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, उसकी इंजन की रिपेयरिंग, उसके एसी फिल्टर्स की रिपेयरिंग, उसकी सीट की मेंटेनेंस, उसके टायर की मेंटेनेंस धीरे धीरे बढ़ती रहती है और उसकी एवरेज बहुत कम होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जिसपे ऊपर आप खर्चा ज्यादा कर रहे होते हो और बेनिफिट बहुत कम मिल रहा होता है। सो ऐसे सिचुएशन में भी आपको वो कार रिप्लेस करनी पड़ेगी। या फिर रिप्लेसमेंट करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि सडनली आपकी कार एक एक्सीडेंट से मिट कर गई। सो कोई भी रीजन हो सकता है। सो रिप्लेसमेंट ऑल ऑफ सडन भी करनी पड़ सकती है, और रिप्लेसमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सडनली धीरे धीरे भी करनी पड़ सकती है। सो यहां पर देखो, बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, इन इंडस्ट्रीज all equipments are put to continuous use which reduces the efficiency of the equipment। मतलब हम कंटिन्यूसली उसको यूज करते हैं जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। The study of replacement is concerned with situation that arises when some items such as machinery, electric light bulbs need replacement। यानी रिप्लेसमेंट थ्योरी जो आज हम पढ़ रहे हैं, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी यूज हमें तब पड़ती है जब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि कब हमें हमारे इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करना है। यानी इन शॉर्ट, कब हमें आइडिया होगा, कब हमें पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि यही वो सही टाइम है कि अब हमें हमारे इक्विपमेंट्स रिप्लेस कर देनी चाहिए, कैसे पता चलेगा। सो यही वो टेक्निक है, यही वो मेथड है, यही वो रिप्लेसमेंट थ्योरी है जो हमें ये आइडिया देगी, जो हमें ये बताएगी कि अब वो सही समय आ चुका है कि हमें हमारे इक्विपमेंट्स रिप्लेस कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो रही है, मे बी ड्यू टू फेलियर और मे बी अ सडन ब्रेकडाउन। आगे हमें कह रहे हैं, a replacement is also needed for the equipment if the cost incurred in the operating and maintaining the equipment exceeds the benefit। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है
और बेनिफिट उससे कम मिल रहे हैं। एवरेज माइलेज कम है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिप्लेसमेंट थ्योरी का? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम इज देयरफॉर टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल टाइम एट व्हिच द इक्विपमेंट इज टू बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन। वो कौन सा सही समय होगा जब हमें हमारी इस इक्विपमेंट को रिप्लेस करना है, क्योंकि ये नहीं कि गाड़ी एक साल ली दूसरे साल रिप्लेस कर दो, वो भी एक वेस्टेज ऑफ मनी है। सो अगर ऑप्टिमली आपको फाइंड करना है, इकोनॉमिकली फाइंड करना है कि कब आपको वो एसेट रिप्लेस करनी है, तो रिप्लेसमेंट थ्योरी वो सॉल्यूशन लेके आएगी। अब जब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम की या रिप्लेसमेंट थ्योरी की, तो इसके टोटल 4 डिफरेंट मॉडल्स डिवाइड किए गए, यानी ओवरऑल इसकी डिवीजन 2 पार्ट्स में है। नंबर 1 इज रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट डिटेरियोरेटेड विद टाइम, यानी वो आइटम्स जो ऑल ऑफ अ सडन खराब नहीं होती, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं वैसे वैसे वो डिटेरियोरेट होने लगती है, उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। और दूसरा मॉडल क्या कहता है? रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट फॉल्स सडनली, ऐसी आइटम्स जो एकदम अचानक से खराब हो जाती है। सो इसके अकॉर्डिंग 2 मॉडल्स हैं, इन 2 मॉडल्स के अकॉर्डिंग हमें हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, अब इसके अंदर फर्स्ट हमारे पास आता है इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और सेकंड हमारे पास आता है कंसीडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर सडनली कोई इक्विपमेंट खराब हो रही है तो उसके अंदर एक हमारे पास आता है इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, और सेकंड हमारे पास आता है ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। सो ओवरऑल 4 मेथड्स, 4 मैरिगल्स जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटेरियोरेटेड विद टाइम, और इसमें भी हम आज फर्स्ट ही डिस्कस करेंगे इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि अभी आपके पास जो अमाउंट है एट प्रेजेंट, आपके पास अगर 1 रुपया आज है, अभी आपके पास है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्यूचर में आपके पास जब 1 रुपया होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल एक एग्जांपल हमने यहां पर लिए। For example, your mom gives you ₹1 today is more valuable than giving ₹1 after 2 years. अब यहां पर आपको समझना होगा कि अगर आपकी माताश्री, आपकी मॉम अगर आज आपको 1 रुपया दे रही है एट प्रेजेंट, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू 2 years लेटर, क्योंकि अभी आपको जो 1 रुपया मिलेगा आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर पाओगे, उसके इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न आएगी और 2 साल बाद वो वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर 2 साल बाद आपको 1 रुपया दिया जाए तो उसकी वैल्यू कम होगी। रीजन, सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ चुका है, और आपके पास जो 2 साल बाद 1 रुपया है उस पर तो आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिला। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। कब? रिप्लेसमेंट थ्योरी में, क्योंकि जब हम रिप्लेसमेंट थ्योरी की कैलकुलेशंस करते हैं तो हम आने वाले कुछ सालों तक की कैलकुलेशन करते हैं। हम डिटेल में ये चेक करते हैं कि अगर मेरे पास ये कार आज है तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल इसकी रनिंग कॉस्ट क्या है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। तो क्योंकि हम आने वाले कुछ सालों की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आज आपके पास जो पैसा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू फ्यूचर। सिमिलरली जो कॉस्ट आप आज कैलकुलेट कर रहे हो और जो फ्यूचर में कैलकुलेट करोगे उसके बीच में एक टाइम गैप होता है, और इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So in short, the time value of money means money available today is worth more than the same amount in the future because it can earn interest, grow through investment, and it avoids risk like inflation or uncertainty. क्योंकि आज अगर आपके पास जो पैसा होगा वो फ्यूचर की वैल्यू से ज्यादा वैल्यूएबल होगा। रीजन, आप इंटरेस्ट कमा सकते हो इन्वेस्ट करके, और उसके ऊपर कोई इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी का पॉइंट भी अराइज नहीं होगा।
सो इन शॉर्ट, अगर आपके पास आज 1 रुपया है और आपके पास 5% इंटरेस्ट रेट है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो पहले साल वो आपका 1 रुपये 10 पैसा बन जाएगा, दूसरे साल के अंत में वो 1 रुपया 22 पैसा बन जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी मदर आपको आज 1 रुपया दे रही है और 2 साल बाद 1 रुपया दे रही है, तो उसमें गैप है। किस चीज का गैप है? रिस्क का और रिवॉर्ड का। आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते थे अगर वो पैसा आज मिला होता, फ्यूचर में मिलता तो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और आज अगर पैसा मिला होता तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी कम होती, फ्यूचर में ज्यादा भी हो सकती है, मे बी कम भी हो सकती है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है, ये चेंज नहीं होने वाली। जबकि सेकंड टॉपिक, कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ये मानेंगे कि मनी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज करती है, प्रेजेंट में वो ज्यादा वैल्यूएबल है, फ्यूचर में वो कम वैल्यूएबल होगी। क्लियर? अब बेस्ड ऑन दिस हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे इक्विपमेंट्स ओवर द टाइम पीरियड स्लोली एंड ग्रेजुअली डिटीरियोरेट होती हैं, उनकी एफिशिएंसी लेवल कम होती है। सो इसलिए हमें ये फाइंड करना है कि कौन से ईयर में हम हमारी एसेट को, कब हम हमारे इक्विपमेंट को रिप्लेस करें। सो यहां पर एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं जल्दी से। Generally, the maintenance cost of certain items, for example machinery, always increases gradually with time, and a stage comes when the maintenance cost becomes so large that it is better and economical to replace the item with the new one. अब ये हमें पता है, ओवर द टाइम पीरियड फिक्स्ड एसेट्स जैसे जैसे हम यूज करेंगे उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें ये लगेगा कि इतना खर्चा इसकी रिप्लेसमेंट, इतना खर्चा हम इसकी रिन्यूएबल चीजों पे कर रहे हैं, रिपेयरिंग पे कर रहे हैं, क्यों ना हम इसको रिप्लेस ही कर दें। So there may be a number of alternative choices, and in each choice we make a comparison between various alternatives by considering and safety risk etc. So at last हमें इसको रिप्लेस ही करना होता है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखते हुए। So ये हमारे पास रिप्लेसमेंट पॉलिसी व्हेन वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम। हमें ये मानना है कि वैल्यू ऑफ मनी चेंज नहीं हो रही। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, यानी ओरिजिनली हमने वो एसेट कितने की परचेज की, कॉस्ट। S स्टैंड्स फॉर स्क्रैप वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, यानी एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ, अगर ये मशीन 10 साल चले, 12 साल चले, 15 साल चले, जितने भी साल चले, एट द एंड ये कबाड़ में, भंगार में, स्क्रैप में कितने की सेल हो जाएगी। सो रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं हम इसको, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, रीसेल वैल्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट है N। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर दैट इक्विपमेंट वुड बी इन यूज, कितने सालों तक हम इसको यूज कर सकते हैं। M स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। A स्टैंड्स फॉर एवरेज टोटल एनुअल कॉस्ट। एवरेज एनुअल टोटल कॉस्ट मींस सभी तरह की कॉस्ट मिला के। अब एक वर्ड और है जो हम यूज करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे हम हमारे इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और इसको फाइंड करने का वे क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू और रीसेल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने एसेट 1 लाख की परचेज की, 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी आप इसको रीसेल करोगे, जब भी आप इसको स्क्रैप करोगे, मान लो ये आपको 20,000 रुपए ला देगी, भाड़ में भी बेचोगे ना, कबाड़ में भी, तो भी 20,000 तो मिल ही जाएंगे। तो इसका मतलब इस एसेट की, इस इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 80,000। यानी ओवर द टाइम 80,000 आपने इसको यूज कर लिया, 20,000 इसने आपको कबाड़ में लाकर दे दिया, तो इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी है, 80,000। सो टोटल कॉस्ट का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसको हम रनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। क्योंकि
कार को चलाने का खर्च, पेट्रोल, उसकी मेंटेनेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो तो आएगी ही आएगी, प्लस जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वो भी इसकी कॉस्ट है। सो टोटल कॉस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रनिंग कॉस्ट हमारी लग रही है, और डेप्रिसिएशन इसमें ऐड हो जाती है। डेप्रिसिएशन क्योंकि धीरे धीरे जो वैल्यू कम हो रही है वो भी हमारी ही कॉस्ट है ना। अगर हमने कार 1 लाख की परचेज की और 5 साल बाद वो 20,000 की बिक रही है तो 80,000 की कॉस्ट हमें ही पड़ी ना, 80,000। सो टोटल कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। और जब हम एवरेज फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन है, एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कौन से ईयर में हमने उसको सेल किया या कौन सी ईयर की हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं। इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। आई होप अब तक आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए ताकि न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अ फर्म इज कंसीडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ अ मशीन whose cost price is 12,200। तो यहां पर हमें कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन है 12,200 एंड द स्क्रैप वैल्यू इज 200। सो स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है जिसको हम एस से डोनेट करते हैं 200। द रनिंग और मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट आर फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस आर एज फॉलोस। अब क्योंकि हम यहां पर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखना रिप्लेसमेंट कॉस्ट के चैप्टर में, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम के चैप्टर में हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये फाइंड करते हैं कि कितनी कॉस्ट हो सकती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, अंदाजा, एस्टिमेट वैल्यूज। सो मशीन की ये हमें रनिंग कॉस्ट दी हुई है और आप देख रहे हो कि एवरी ईयर ये इंक्रीज हो रही है क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी इसकी रनिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब हमें ये पता लगाना है when should the machine to be replaced, कौन से ईयर में हमें मशीनें रिप्लेस कर देनी चाहिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जहां तक हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट हर साल कम हो रही है उस ईयर तक हम अपनी मशीन को यूज करते रहेंगे। नॉर्मल है, मतलब ऐसा ही होता है ना, जब तक खर्चा कम होगा तब तक हम उस मशीन को यूज करेंगे। जैसे ही खर्चा बढ़ने लग जाएगा हम कहेंगे अब इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये आपको एक छोटा सा टेबल अपने एग्जाम में प्रिपेयर करना होगा। हमें 8 इयर्स का डाटा गिवन है। सो 1 8 इयर्स तक हमें कैलकुलेशन करनी पड़े। रनिंग कॉस्ट हमें गिवन है, वो हम यहां पर लिख लेते हैं। सो फर्स्ट हमें गिवन है, मैंने यहां पर नोट डाउन की हुई है ताकि बार बार हमें पेज स्लाइड ना करना पड़े। सो रनिंग कॉस्ट हमारी फर्स्ट ईयर में है 200, सेकेंड ईयर में 500 जो कि बढ़ रही है, थर्ड ईयर में 800, देन 1200, 1800, देन 2500, 3200 and last one is 4,000। ओके, अब हमें इसकी क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट फाइंड करनी है। रनिंग कॉस्ट कह लीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट कह लीजिए, मेंटेनेंस कॉस्ट कह लीजिए। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अब हमें इसका टोटल फाइंड करना है। सो फर्स्ट ईयर में हमारी कॉस्ट आई 200, 200 में हम नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट प्लस कर देंगे तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टोटल खर्चा कितना हो गया 700। 200 प्लस 500, 700 प्लस 800, 1500, 15 प्लस 12, 2700। सो ऐसे अब हम टोटल करते जाएंगे। 27 प्लस 18, 45, 4500 प्लस 2500, 7000, 7000 प्लस 3200, 10,200, 10,200 प्लस 4,000, 14,200। सो ये हमारी क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट है, यानी एट द एंड ऑफ 8th ईयर ये जो मशीन हमने यूज की हमें 14,200 का खर्चा करवा के जाएगी। अब यहां पर हमें फाइंड करनी है डेप्रिसिएशन कॉस्ट
ताकि हम टोटल कोस्ट फाइंड कर सके। टोटल कोस्ट का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था। टोटल कोस्ट का मतलब होता है जो भी हमारी रनिंग कोस्ट है, क्यूमुलेटिव रनिंग कोस्ट, जो टोटल अभी हमने की, इसमें जब हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमारे पास टोटल कोस्ट आ जाएगी। सो डेप्रिसिएशन फाइंड करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। कोस्ट ऑफ एसेट, कोस्ट ऑफ इक्विपमेंट माइनस रीसेल वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में फिक्स है 200, यानी एट द एंड ऑफ इट्स यूसेज ये 200 की ही बिकेगी, यहां पर हमें गिवन है ये रहे। सो 200 अगर हम माइनस करेंगे कोस्ट में से, जो कि 12,200 है, तो एवरी ईयर ये सेम ही आएगी। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको एट द एंड ऑफ ईच ईयर सेम वैल्यू गिवन हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिकली बताया होगा कि फर्स्ट ईयर के एंड में अगर आप मशीन सेल करोगे तो इसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा होगी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एवरी ईयर 200 ही रीसेल वैल्यू है, सो इसलिए ये हमारा 12,000 ही आएगा। तो यहां से लेके यहां तक फुल 12,000। अब हमें टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। सो टोटल वैल्यू में आपको ध्यान रखना है, टोटल कोस्ट में क्यूमुलेटिव वैल्यू आपको यूज करनी है। 200 प्लस 12,000, 500 प्लस 12,000 ये नहीं करना, क्यूमुलेटिव वैल्यू आपको चाहिए टोटल कोस्ट। सो 12,000 प्लस 200, 12,200, 12,000 प्लस 700, 12,700, 12,000 प्लस 1,500 तो 13,500। सो ऐसे ही आपको ऐड करते जाना है। मैं फटाफट वैल्यूज लिख देता हूं। 14,700, देन 16,500, देन 19,000, देन 22,200 और लास्ट हमारे पास आएगा 26,200। बस टोटल कोस्ट आ गई। अब इसका एवरेज कर लो। एवरेज कैसे फाइंड करना है? जो हमारे पास टोटल कोस्ट आई उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर के साथ। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारी एवरेज कोस्ट क्या आएगी? 12,200 डिवाइड बाय 1, सो 12,200। 12,700 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आएगा 6,350। 13,500 डिवाइड बाय 3 ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है, इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूं 4,500। 14,700 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास आएगा 3,675। नेक्स्ट 3,300, नेक्स्ट 3,167, नेक्स्ट 3,171, नेक्स्ट 3,275। अब हम एवरेज कोस्ट अप टू 8th ईयर कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सी ईयर में हमें हमारी ये इक्विपमेंट रिप्लेस करनी चाहिए? बहुत ही सिंपल है। जब तक हमारी एवरेज कोस्ट कम हो रही है तब तक हम उस इक्विपमेंट को यूज करेंगे, और जैसे ही कोस्ट बढ़ने लग जाएगी हम उसको रिप्लेस करने का सोचेंगे। जैसे कि 12,200 से 6,350 हुई, कम में 4,500 कम हो रही है कोस्ट, 3,675, 330, 3,167, 3,171। इस ईयर के बाद कोस्ट बढ़ने लग गई। इसका मतलब अगर हम इस ईयर में हमारी मशीनरी अभी भी कॉन्टिन्यूसली यूज करते जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोस्ट बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी मशीनरी, हमें हमारी इक्विपमेंट 6th ईयर में ही रिप्लेस कर देनी चाहिए। सो व्हाट विल बी द ऑप्टिमल ईयर फॉर इट्स रिप्लेसमेंट? दैट इज 6th ईयर। ज्यादा कोई हॉच पॉच जैसे सिचुएशन नहीं है। जब तक कोस्ट कम हो रही है तो चलने दो, जैसे ही कोस्ट बढ़ने लग जाए तो रिप्लेस कर दो। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, एक बार हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर करेक्ट होगा तो वी विल गिव यू अ हार्ट। ओके, द डाटा कलेक्टेड इन रनिंग अ मशीन द कॉस्ट ऑफ विच इज ₹60,000। तो कोस्ट हमें गिवन है 60,000 और उसके रिगार्डिंग हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। रीसेल वैल्यू, अब यहां पर रीसेल वैल्यू हर साल चेंज हो रही है, क्योंकि यहां पर रीसेल वैल्यू हर ईयर चेंज हो रही है, इसलिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें हर साल न्यू कैलकुलेट करनी होगी।
यानी 60,000 फर्स्ट ईयर में जो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी वो होगी 60,000 माइनस 42,000, जो कि आएगा 18,000। यहां पर फर्स्ट ईयर में जो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो आएगी 18,000। ऐसे सेकेंड ईयर 30,000, यानी सेकेंड ईयर में ये मशीन थोड़ा कम में बिकेगी क्योंकि हमने यूज जो कर लिया इसको, तो 60,000 की ली थी, 30,000 की बिक जाएगी, तो डेप्रिसिएशन 30,000। सो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन हर ईयर आपको न्यू कैलकुलेट करनी है 5 ईयर्स के लिए। सेकेंड, यहां पर हमें दो तरह की कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स, कॉस्ट ऑफ लेबर। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारी रनिंग कॉस्ट आएगी। सो 4,000 प्लस 14,000 18,000। सो फर्स्ट ईयर में हमारी जो रनिंग कॉस्ट है वो है 18,000। ऐसे सेकेंड ईयर की भी हम फाइंड कर सकते हैं, 4,270 प्लस 16,000, सो 20,270। क्यूमुलेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर में सेम आ जाएगी, सेकेंड ईयर में हम प्लस करके लिखेंगे। रीसेल वैल्यू यहां पर मैंने अलग से कॉलम बनाया है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि रीसेल वैल्यू यहां पर मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि हर साल यहां पर रीसेल वैल्यू डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर में इसकी रीसेल वैल्यू 42,000 थी, सेकेंड ईयर में 30,000 है, इसीलिए तो डेप्रिसिएशन डिफरेंट आ रही है। नेक्स्ट कॉलम आपको टोटल कॉस्ट का बनाना है। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, जो यहां पर आपके पास क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट आएगी उसमें आप प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेम सेकेंड ईयर के लिए भी क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज कैसे फाइंड करना है, रिस्पेक्टिव ईयर की वैल्यू से डिवाइड करना है। फर्स्ट ईयर में 1 से डिवाइड करोगे, सेकेंड ईयर में 2 से डिवाइड करोगे। सो ये क्वेश्चन भी इजी है, इसको सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर कमेंट में लिखे ताकि हम आपको बता सके कि वो सही है या गलत है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंक्लूड किया गया है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में अगर हम ऑपरेशन रिसर्च के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए।